Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is digitization of retail banking products part 1. Let us start this chapter with the introduction first of all. So टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होने की वजह से हम लोगों को बैंकिंग सेक्टर के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती हैं, तो साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस भी हम लोगों को फेस करने पड़ते हैं. अब अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात की जाए, सो दे वर हैविंग टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ सिंगल सर्वर एनवायरनमेंट राइट फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ. अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने पहले तो ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग मशीन्स के ऊपर स्विच किया, फिर धीरे धीरे ब्रांच को ऑटोमेट करने की कोशिश की. नाउ दे आर ट्राइंग टू ऑप्ट फॉर द कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, मतलब वो सारी ब्रांचेस को जो है वो इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं. अब ये जो टेक्नोलॉजी है, इसने 3 लेवल्स के ऊपर जो है वो बैंकिंग सेक्टर को अफेक्ट किया हुआ है: प्रोडक्ट लेवल, प्रोसेस लेवल एंड ऑन द सर्विस डिलीवरी लेवल. अब आज की डेट में कौन कौन से एमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं? डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेल्फ लर्निंग बैंकिंग सिस्टम, ओपन बैंकिंग एंड एम्बेडेड फाइनेंस, इसके अलावा क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. अब हम लोग कुछ प्रोसेस मॉडल्स के बारे में बात कर लेते हैं. वैसे तो इन प्रोसेस मॉडल्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी अपने मॉड्यूल ए के अंदर पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे भी मैं आप लोगों को एक ब्रीफ व्यू इसके बारे में दूंगा. सो बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप के द्वारा 4 तरह के मॉडल जो थे वो सजेस्ट किए गए: हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल एंड प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल. अब हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल के अंदर अलग अलग डेटा का यूज़ किया जाता है फॉर डिज़ाइनिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, जबकि वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल के अंदर एक कॉमन सेट ऑफ डेटा का यूज़ किया जाता है फॉर डिज़ाइनिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जांपल एफडी, आरडी, इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स वगैरह या फिर लोन्स वगैरह हो गए. सो अलग अलग डेटा सेट का यूज़ किया जा रहा है हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल के अंदर, और एक कॉमन डेटाबेस का यूज़ किया जा रहा है वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल के अंदर. प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल क्या होते हैं? जहाँ पे मोस्टली जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो अलग अलग डेटा का यूज़ करके ही डिज़ाइन किए जाते हैं, बट कुछ केसेस में सेम डेटा का यूज़ करके भी प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन कर लिया जाता है. इसी तरह से प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल्स क्या होते हैं? जहाँ पे वैसे तो एक कॉमन डेटाबेस का यूज़ करके ही प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन किया जाएगा, बट इन सम केसेस डिफरेंट डेटा इज़ बीइंग यूज फॉर डिज़ाइनिंग द डिफरेंट प्रोडक्ट्स. अब इसका हम लोगों को इम्पैक्ट क्या देखने को मिला? कॉस्ट रिडक्शन बाय 20 to 40% इज पॉसिबल थ्रू द प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन. इसके अलावा प्लेटफॉर्म ऑटोमेशन की जो फैसिलिटी थी वो हम लोग अवेल कर पा रहे हैं. एंड अ सिंगल व्यू ऑफ कस्टमर कंट्रीब्यूट टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड्स. मतलब इन मॉडल्स को ऑप्ट करने की वजह से हम लोग जो है वो कस्टमर्स की नीड को अच्छे से और समझ पाएंगे. इसके अलावा कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच जो है वो इवॉल्व होती हुई हम लोगों को देखने को मिली, और साथ ही साथ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ के लिए भी इंटीग्रेशन हम लोगों को इस मॉडल्स के थ्रू देखने को मिलती है. अब इन मॉडल्स के अलावा 3 और मॉडल्स हम लोग ऑलरेडी इनके बारे में वैसे डिस्कस कर चुके हैं. आउटसोर्स मॉडल्स, जहाँ पे जो बैंक्स वगैरह हैं वो अपना जो भी टास्क रहते हैं उनको किसी आईटी कंपनीज वगैरह को आउटसोर्स कर दिया जाता है. ब्लेंडेड मॉडल, नाम से ही समझ आ रहा है, इट इज़ द ब्लेंड ऑफ इन हाउस एंड आउटसोर्स मॉडल. थर्ड वन इज़ प्रोप्राइटरी मॉडल, जहाँ पे बैंक्स के द्वारा अपने अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज़ करके ही अपने टास्क को जो है वो परफॉर्म किया जाता है. अब हम लोग देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ दीज मॉडल्स. सबसे पहले स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, जो कहाँ से ऑब्टेन की जाएगी? अकाउंट ओपनिंग के थ्रू, बेसिक लोन ओरिजिनेटिंग डेटा के थ्रू. इसके अलावा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ इनकम डिटेल एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज. मान लो जिस टाइम के ऊपर एक कस्टमर ने अकाउंट को ओपन किया उसकी सैलरी थी उस टाइम के ऊपर 50,000 रुपये महीना, बट जब धीरे धीरे उसकी सैलरी इंक्रीज़ हुई तो उसकी नीड्स वगैरह भी चेंज होंगी, उसकी डिमांड भी चेंज होगी. सो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों को मिल रही है. इसके अलावा ट्रांजैक्शनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डिसबर्समेंट टू फाइनल सेटलमेंट इन लोन अकाउंट एंड ऑपरेशन डिटेल इन द लाइबिलिटी अकाउंट्स. Next is analytics and alerts, both operational and strategic alerts to take action or to develop strategy for the further action. So हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोगों को इन मॉडल्स को यूज़ करने की वजह से किस किस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट हो रही है, कौन कौन से सोर्स के थ्रू. मूविंग अहेड, अब हम बात कर लेते हैं कस्टमर एनालिटिक्स के बारे में. सो क्या ज़रूरत है कस्टमर एनालिटिक्स की? अब देखिए, कस्टमर एनालिटिक्स, अगर कस्टमर का डेटा आपके पास है सो इट रिड्यूसेस डिफ़ॉल्ट रिस्क. इसके अलावा ये कस्टमर को सही प्रोडक्ट सेल करने में राइट अमाउंट ऑफ टाइम के ऊपर हेल्प करेगा. दूसरा, इट हेल्प्स टू कैप्चर कस्टमर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़. अब अगर कस्टमर की जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है या फिर उसका जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड है उसको चेक करने में जो है वो एक हेल्प की जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस कस्टमर एनालिटिक्स.
इसके अलावा दिस इज CRM सिस्टम बेस्ड, मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो कि एक टूल है उसके ऊपर बेस्ड रहता है ये कस्टमर एनालिटिक्स। अब कौन कौन से की मॉड्यूल्स कस्टमर एनालिटिक्स का पार्ट बनते हैं? कैंपेन मैनेजमेंट, क्रॉस सेलिंग, कस्टमर प्रोबेबिलिटी, ट्रांजैक्शन बिहेवियर एनालिसिस, इसके अलावा सर्विस रिक्वेस्ट एनालिसिस। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स जो है वो हम लोगों को कस्टमर एनालिटिक्स के थ्रू देखने को मिलते हैं। सो इट प्रोवाइड्स अ रोबस्ट फ्रेमवर्क फॉर कस्टमर एक्विजिशन, इट एनहांसेस कस्टमर वैल्यू, इट इम्प्रूव इन डिसीजन मेकिंग सपोर्ट। अब कस्टमर का सही डेटा अगर आपके पास होगा सो आप उसको राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट एट राइट टाइम जो है वो पिच कर पाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ द कस्टमर। इसके अलावा रिड्यूस्ड टाइम टू मार्केट। अब कस्टमर एनालिटिक्स के थ्रू आप लोगों को अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने में जो टाइम लगेगा उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा लो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, मतलब कस्टमर को एक्वायर करने की और उसको रिटेन करने की जो कॉस्ट है दैट इज ऑल्सो बीइंग डिक्रीज्ड विद द हेल्प ऑफ दिस कस्टमर एनालिटिक्स। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, विच वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब होता क्या है कि श्री WS सराफ की चेयरमैनशिप के अंदर 1994 के अंदर एक कमेटी बिठाई जाती है फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इन द पेमेंट सिस्टम। अब इस कमेटी की वन ऑफ द रिकमेंडेशन थी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट डेवलप किया जाए विच इज़ इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन द बैंकिंग टेक्नोलॉजी। अब क्या क्या टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज जो हैं वो इवॉल्व की जाती हैं बाय दिस इंस्टीट्यूट इटसेल्फ। सो इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, जिसको हम लोग इन्फीनेट बोल देते हैं, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम दैट इज SFMS, नेशनल फाइनेंशियल स्विच NFS, इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड दैट इज IBCC, और इसके अलावा इसने जो था वो प्रमोट किया द इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज एज सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं शॉर्ट में इफ्टाज के नाम से बोल देते हैं। अब वहीं पे डॉक्टर C रंगराजन के द्वारा एक कमेटी हेड की जाती है जो रिकमेंड करती है कि भाई ये जो इंस्टीट्यूट डेवलप किया गया था इट शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इटसेल्फ। सो जो इफ्टाज जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया उसकी सर्विसेज को उसको जो है वो सर्विसेज को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और इफ्टाज को एक्वायर कर लिया गया है अब RBI के द्वारा। अब इफ्टाज के द्वारा जो ये टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की गई थी IDRBT के द्वारा, इन सर्विसेज को एक्वायर कर लिया जाता है दैट इज़ इन्फीनेट, SFMS एंड IBCC। पहले 2016 से पहले जो था वो IDRBT इनको जो था वो मैनेज कर रहा था। नाउ दीज आर बीइंग मैनेज्ड बाय द इफ्टाज इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं कि RBI ने जो ये इफ्टाज था इसको कब फुली एक्वायर कर लिया था? 2019 के अंदर एक्वायर कर लिया गया था इसके द्वारा। इसके अलावा जो NFS है, देखिए यहाँ पे हम लोग इन्फिनेट, SFMS, NFS, IBCC और इफ्टाज। अब ये जो NFS है इसको जो है वो ट्रांसफ़र किया गया है NPCI को एंड रेस्ट ऑल आर मैनेज्ड बाय द इफ्टाज। और इफ्टाज को किसने अंडरटेक कर लिया गया है? RBI के द्वारा जो है वो अंडरटेक कर लिया गया है। नाउ ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन गाइज। Which of the following statements regarding IDRBT are incorrect? The committee under Dr. C Rangarajan recommended the establishment of IDRBT. IDRBT transferred NFS to RBI. IDRBT originally promoted the IFTAS, a current subsidiary of RBI. Your options are 1 and 2 only, 2 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 itself. So try to answer out this question in your comment box. अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द पार्टिसिपेंट्स इन भारत बिल पेमेंट सिस्टम? योर ऑप्शंस वर भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट, भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट एंड एजेंट इंस्टीट्यूशंस। सो योर ऑप्शंस वर 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या फिर 1, 2 and 3 itself. So the right answer will be option D, that is 1, 2 and 3 itself. मतलब तीनों ही ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं तीनों ही ये पार्ट बनते हैं किसका? भारत बिल पेमेंट सिस्टम का। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutap.co.in। जय हिंद।